हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज है 7 सितंबर, संडे है। तो यहाँ पर आज के सेशन में हम 1 से लेकर 7 सितंबर तक के 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आखिरी तक रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। पहले क्वेश्चन पर चलेंगे आज के वीकली करंट अफेयर के। देखिए, 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसने जीता है? 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 3 अवार्ड दिए गए हैं। पहली चीज तो ये समझिए कि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे को। अब यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया और 2 इंडिविजुअल मतलब व्यक्तियों को दिया गया है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में, वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल्स नाम की। महिला शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये काम करती है। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में इसका काम फैला हुआ है। तो एक एनजीओ की तरह नॉर्मली ये काम करती है, तो इसको दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। अच्छा, 3 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए, इनमें से 2 दिए गए हैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को। अब लोगों की बात करें तो शाहिना अली, ये मालदीव से आती है। इसके अलावा फेलियानो एंटोनियो एल विलेनुवा, जो कि फिलीपींस से आते हैं, इनको दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो एक मालदीव, एक फिलीपींस और एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ की तरह काम करता है, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन। इसको दिया गया 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इंडिविजुअल काफी सारे लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया से पहला है। अच्छा, दिया किस क्षेत्र में जाता है, कौन देता है? अगर इसकी बात करें तो एशिया के देशों में गवर्नमेंट सर्विस के सेक्टर में अच्छा काम करने वाले, पब्लिक सर्विसेज के सेक्टर में, समाज सेवा, लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, ऐसे क्षेत्र में योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को एशिया में यह अवार्ड दिया जा सकता है। फिलीपींस के एक प्रेसिडेंट रहे हैं रेमन मैग्सेसे, इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा। यह फिलीपींस से ही काम करती है संस्था। 1957 में इस अवार्ड को स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार 1958 में दिया गया। तो 1958 में पहली बार दिया गया, हर साल दिया जा रहा है। 2025 में 2 व्यक्तियों को, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एजुकेट गर्ल्स, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम है? तो इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित या विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात करें तो इसको नाम दिया गया है विक्रम। हमारी जो इसरो है ना, इसरो की लेबोरेटरी ने इसको विकसित किया है। विक्रम नाम का माइक्रो प्रोसेसर चिप है। माइक्रो प्रोसेसर चिप नॉर्मली कंप्यूटर, मोबाइल्स में यूज किया जाता है। सोचने का काम, जो प्रोसेस करने का काम होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर चिप का होता है। अभी तक हमारी डिपेंडेंसी नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर चिप के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर ज्यादा थी, लेकिन पहली बार हमने इसे घर में विकसित किया है और इसे नाम दिया गया विक्रम, क्योंकि इसरो की लेबोरेटरी ने इसे विकसित किया है। तो अभी ये इसरो की सैटेलाइट में, इसरो के रॉकेट्स में यूज किया जाएगा। इसरो के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें विक्रम माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर हमको चंद्रमा पर भी एस्ट्रोनॉट भेजना है। गगनयान मिशन लाइनअप है जो कि अंतरिक्ष में हमारे एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा। तो उन सभी प्रोजेक्ट में इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा सकता है। तो यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत की फर्स्ट मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसको नाम दिया गया विक्रम, इसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स, इनको बढ़ावा देने के लिए 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने भारत में सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत को ग्लोबल लीडर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट उस वक्त रखा गया था। आगे, भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास
युद्ध अभ्यास के 21th एडिशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पहली चीज तो ये है कि युद्ध अभ्यास नाम की जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में किया जाता है। 2025 में इसका 21th एडिशन 1 तारीख को शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है अलास्का के फोर्ट वेनराइट नाम के प्लेस पर या शहर में। तो अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, ठीक है, यहीं पर आयोजित किया जा रहा है युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को, 21th एडिशन इंडिया और अमेरिका के मध्य में। 1 से लेकर 14 सितंबर तक एक्सरसाइज का उद्देश्य इंडिया और यूएसए की जो आर्म्ड फोर्स है उनके मध्य में कॉपरेशन को बढ़ावा देना। इसके अलावा देखिए यहां पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडिया से, वो मद्रास रेजिमेंट है हमारी आर्मी की। तो मद्रास रेजिमेंट भेजी गई युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। सबसे पहली बार इंडिया और यूएसए के मध्य में ये एक्सरसाइज 2002 में शुरू की गई थी। नॉर्मली इसे हर साल आयोजित किया जाता है। जो लास्ट एडिशन था 20वां एडिशन, वो 2024 में भारत में आयोजित किया गया था महाजन फायरिंग जो फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, यहां पर। तो ये 20वां एडिशन था। अब 21वां एडिशन अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो आप सभी को पता है कि जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग का आयोजन किया गया, 56वीं मीटिंग आयोजित की गई थी और इसमें जीएसटी की 4 स्लैब को अब 2 स्लैब में बदल दिया गया है। अब जीएसटी की केवल 2 स्लैब इंडिया में लागू होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल की यहां पर बात की जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यही जीएसटी से संबंधित सारे रेट को तय करने के लिए जिम्मेदार है। 279 के सब क्लॉज ए में 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, इसके तहत इसे संविधान में जोड़ा गया। अभी तक जो जीएसटी की हमको इंडिया में स्लैब देखने को मिल रही थी वो 4 थी, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इनमें से एक तो 12% की स्लैब और एक 28% की स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब केवल 2 स्लैब रखी गई है, 5% और 18%। एक स्पेशल टैक्स और घोषित किया गया है 40% का, लेकिन ये लग्जरी आइटम्स पर लगेगा और ऐसे जो सिन गुड्स हैं उन पर लगाया जाएगा, जैसे तंबाकू, पान मसाला, और लग्जरी आइटम जैसे महंगी कार्स हो गई या फिर प्राइवेट जेट हो गए, इन पर लगाया जाएगा। तो ये 40% का अलग से टैक्स है, लेकिन जीएसटी की 2 दरें अब लागू होगी, 5% और 18% की। कुछ एसेंशियल सर्विसेज या आइटम्स ऐसे हैं जिन पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेंशियल मेडिकल और मेडिकल एड्स, मेडिसिन वगैरह, कुछ बेबी प्रोडक्ट है जिन पर जीएसटी की दर को 0% किया गया है और ये सभी दरें 22 सितंबर से लागू होगी देश में। जिस जीएसटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं जो कि दर को निर्धारित करता है, उसको अध्यक्ष हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होती है, तो वर्तमान में सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, 31 मेंबर स्टेट और यूटी से आते हैं। चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। मदर मेरी कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया, इसे किसने लिखा है? मदर मेरी कम्स टू मी किताब लॉन्च की गई थी हाल ही में, इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस एक ऑथर है। इनकी माताजी जो हैं उनके साथ इनके कैसे संबंध थे, जिनका नाम है मेरी रॉय, तो उनके साथ इनके जो जीवन के अनुभव है, जो इनके संबंध है, उसके बारे में मदर मेरी कम्स टू मी बुक में अरुंधति रॉय ने बताया है। इस बुक को केरला के कोची में हाल ही में लॉन्च किया गया। अरुंधति रॉय मेघालय के शिलोंग से बिलोंग करती है, फेमस इंडियन ऑथर। इन्हें बुकर प्राइज दिया जा चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में, ओके। और साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है इन्हें 2006 में। अरुंधति रॉय को पेन पिंटर प्राइज भी 2024 में दिया जा चुका है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि अभी लॉन्च की गई, मदर मेरी कम्स टू मी, ओके। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को, आप सभी के लिए आप 1000 करंट अफेयर के एमसीक्यूज विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन ज्वाइन कर सकते हैं।
जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज यहां पर मिल जाएंगे। बायलिंगुअल आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको बायलिंगुअल मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। सितंबर तक अपडेटेड है, तो अभी तक के आपको करंट अफेयर पिछले 1 साल तक के यहां पर मिल जाएंगे। कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है असम गवर्नमेंट को। असम के एक बहुत ही फेमस एथलीट आप बोल सकते हैं, एक भोगेश्वर बरुआ बहुत ही फेमस थे। इवन असम से पहले ऐसे व्यक्ति जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1966 में, 1966 में, तो इन्हीं के नाम पर, भोगेश्वर बरुआ के नाम पर ही भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड असम सरकार ने शुरू किया है। ओके, अब देखिए, असम के पहले अर्जुन अवार्ड विनर थे भोगेश्वर बरुआ। इस बार ये जो अवार्ड दिया गया है वो 6 कैटेगरीज में दिया गया। 3 कैटेगरीज नेशनल लेवल की और 3 कैटेगरीज असम के किसी खिलाड़ी के लेवल की है, मतलब असम के खिलाड़ी को दिया जाता है। तो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल पर ये मनु भाकर को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेशनल लेवल पर सुनील छेत्री को दिया गया, इंडियन फुटबॉलर हैं। इमर्जिंग प्लेयर नेशनल लेवल पर दिया गया बेडा ब्रत भाराली को, एक बहुत ही फेमस एथलीट है। अब यहां पर 3 है ये असम के। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कहां से? असम से। ये है लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी है असम के किसी व्यक्ति के लिए, दीपांकर भट्टाचार्य को दिया गया बैडमिंटन के लिए, और इमर्जिंग प्लेयर असम के लिए दिया गया प्रियनुज भट्टाचार्य को स्विमिंग के लिए। तो ये 6 कैटेगरी शुरू की गई है, 3 नेशनल लेवल की और 3 असम स्टेट लेवल। तो ये अवार्ड है। आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करना, न्यूट्रिशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाना। जो उनका जो डाइट है, जो उनका फूड प्लान है ना आज इंडियन का, वो बहुत ही बेकार है। जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो काफी होता है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन फूड के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इंडिया में हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको मिलकर आयोजित करती है। शुरुआत की गई थी 1982 में। 2025 में इट राइट फॉर अ बेटर लाइफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम है। 1 से लेकर 7 सितंबर को यह हर साल मनाया जाता है। भारत को पहली बार इंटरपोल द्वारा पर्पल नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा हमें फ्रांस के लियोन शहर में। आपको पता है इंटरपोल ने पहली बार इंडिया को पर्पल नोटिस जारी किया है ईडी की डिमांड पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ही ईडी कहा जाता है, प्रवर्तन निदेशालय, है ना। तो इसने क्या किया है, ईडी काफी समय से इंडिया में ट्रेड बेस्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को जो व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, उन केसों पर काम कर रही है। और ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हार्म कर रहा है। अब इसके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, वो शेल कंपनियां विदेशों में बनाकर इंडिया में पैसा लगाया जाता है, शेल कंपनियों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से। अब इस रैकेट को अगर खत्म करना है तो इंटरनेशनली दूसरे देशों से भी सपोर्ट चाहिए होगा। उनको भी कंडीशन बतानी पड़ेगी कि भैया हमारे यहाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है शेल कंपनियों की मदद से, तब वो देश हमारी मदद कर पाएंगे, अपने यहाँ पर उस नेटवर्क को तोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमारी पुलिस या ईडी तो अपनी देश की सीमाओं से बाहर काम नहीं कर पाएगी, तो उसको सपोर्ट चाहिए होगा किसका? इंटरपोल का। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो पुलिस है देशों की, उसके मध्य में कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है इंटरपोल। सही है। अब इस ईडी के कहने पर इंटरपोल ने पर्पल नोटिस जारी किया है पहली बार इंडिया के लिए। पर्पल नोटिस में क्या होगा, इंडिया शेयर कर पाएगा सारी इंफॉर्मेशन उन देशों से, और वहां पर जो इलीगल शेल कंपनियां
चल रही है वो देश उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। तो इसीलिए पहली बार पर्पल नोटिस जारी किया है इंडिया को इंटरपोल के द्वारा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पूरा केस क्या है। वैसे इंटरपोल 8 तरह के नोटिस जारी करता है, पर्पल, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, है ना, स्पेशल नोटिस, ये सारे इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इंटरपोल दुनिया के पुलिस एजेंसीज का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पुलिस के मध्य कॉर्पोरेशन को बढ़ाना इसका काम है। 1923 में इसकी स्थापना हुई, फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। अहमद नासिर अल रईसी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लेबनान में अपने पीस कीपिंग ऑपरेशन को खत्म करने की घोषणा की है। देखिए क्या था कि लेबनान काफी समय से, एक तो वहां पर अस्थिरता है, उसके बाद जो लेबनान में एक वहां की जो गवर्नमेंट है तो उनके खिलाफ भी काफी प्रोटेस्ट होता रहता है। गृह युद्ध की स्थिति लगातार लेबनान में थी। तब 1978 में यहां पर पीस कीपिंग ऑपरेशन को लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका और इजराइल की डिमांड पर। अब इसे खत्म किया जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि लेबनान में जो हिजबुल्ला का एक गुट है जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, काफी देश वर्ल्ड में से आतंकवादी गुट मानते हैं, तो इस हिजबुल्ला को हटाना और लेबनान की जो आर्मी है उनकी मदद करना ताकि लेबनान में शांति स्थापित हो सके। इसके लिए 1978 में पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लेबनान में। लेकिन इसमें पूरी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो असफल रही। यहाँ पर हिजबुल्ला को खत्म नहीं किया जा सका। अब अमेरिका और इजराइल की डिमांड पर यहाँ पर जो पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत लेबनान में 10,800 सोल्जर अभी काम कर रहे थे। इनमें लगभग 1,000 सोल्जर इंडिया के। आपको पता है ये जो पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग होता है ना, इसमें यूनाइटेड नेशन की तो कोई आर्मी है नहीं, तो उसके जो मेंबर कंट्रीज है ना वो अपने देश के सैनिक भेजते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के रूप में। वर्ल्ड में किसी भी देश में कॉन्फ्लिक्ट है, डिजास्टर की कंडीशन है, गृह युद्ध है, तो वहां पर उनकी मदद करने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग काम करती है। पूरे वर्ल्ड में 80,000 से अधिक सैनिक अलग अलग जगह पर अभी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के तैनात है। इसमें इंडिया के भी काफी सारे सैनिक हैं, इंडिया के भी हैं इसमें। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की शुरुआत 1948 में 1945 में की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को ही ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सभी ब्लू हेलमेट पहनकर काम करते हैं। ठीक है, आदिवाणी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया में आदिवाणी ऐप को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को। देखिए इंडिया में काफी सारी जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, और वो लोकल लेवल पर अपनी एक लैंग्वेज को बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो लैंग्वेज है ना वो कहीं पर भी लिखित रूप में नहीं है। अधिकतर लैंग्वेजेस वो केवल मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर की गई है। अब ऐसी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे इंटरनेट और इनकी पहुंच बढ़ती जा रही है, सारे ट्राइबल्स जो हैं वो भी नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश का यूज करने लगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना वो आगे चलकर खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे वाली पीढ़ी बोलेगी नहीं। तो इनका कंजर्वेशन किया जाना जरूरी है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, आदिवाणी एप्लीकेशन के माध्यम से ट्राइबल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये भारत का पहला एआई एप्लीकेशन। इसका यूज भारत में अलग अलग जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनको ट्रांसलेट करने के लिए किया जा सकेगा और उनका प्रिजर्वेशन किया जा सकेगा, उनको संरक्षित किया जा सकेगा। आई होप समझ में आया होगा कि क्या उद्देश्य है इसका। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे हाल ही में लॉन्च किया। ऐप का अभी बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यह प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कुछ लैंग्वेजेस को अभी ऐड किया गया है, जैसे संथाली ओडिशा में बोली जाती है, भीली मध्य प्रदेश में चलती है, मुंडारी झारखंड में, गोंडी छत्तीसगढ़ में। तो अभी केवल इनको ट्रांसलेट किया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश में। इन फ्यूचर दूसरी लैंग्वेजेस को भी इनमें ऐड किया जाएगा, जैसे कुई और गारो लैंग्वेजेस, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके।
तो ये आदिवाणी ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हाल ही में लॉन्च की। चर्चा में रहा बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बगाना ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ था अभी रिसेंटली, ये हमें पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलता है। कहां पर? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पैसिफिक ओशन में एक देश है। यहां पर आप देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा। पोर्ट मॉरिसबी इसकी कैपिटल है पपुआ न्यू गिनी की। यहाँ पर बहुत ही फेमस एक्टिव वॉल्केनो है बगाना वॉल्केनो, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। यह 1893 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। तो पपुआ न्यू गिनी भी याद रखिए, पैसिफिक ओशन का देश है। और यहाँ पर बगाना वॉल्केनो को भी याद रखिएगा। तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन प्लस बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश द्वारा शुरू की गई? तियानजिन चाइना में स्थित है। चाइना का शहर है जहां पर एससीओ समिट का आयोजन किया गया था। और एससीओ समिट के बाद ही एससीओ प्लस की समिट भी आयोजित की गई। यहां पर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को अपनाया गया, शुरू किया गया चाइना के द्वारा, क्योंकि मेजबानी कौन कर रहा है? चाइना। देखिए एससीओ की दो बैठक होती है। एक तो उनकी जो ईयरली बैठक है जो हर साल होती है फिक्स है। ओके, ये हर साल होती है ऑफिशियल बैठक, इसे कहा जाता है एससीओ समिट। तो ये भी अभी 1 सितंबर तक आयोजित की गई थी चाइना में। और एक और होती है एससीओ प्लस। जो भी देश मेजबानी कर रहा है ना, वो किसी विशेष मुद्दे पर सदस्य देशों की बैठक बुला सकता है एससीओ प्लस के नाम से। पर यह जरूरी नहीं है कि हर साल हो। जो मेजबान कंट्री है उसके आग्रह पर इसको आयोजित किया जा सकता है, लेकिन एससीओ मीटिंग हर साल होती है जो ऑफिशियल मीटिंग है। तो चाइना ने क्या किया, एससीओ प्लस मीटिंग बुलाई थी। एससीओ प्लस जो मीटिंग थी, समिट थी, उसमें चाइना ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कि दुनिया के सभी देशों के बीच में इक्विलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, इंटरनेशनल लॉ सभी के लिए एक जैसे हो और बहुपक्षीयता को बढ़ावा दिया जा सके, सभी देशों को एक तरीके का एक जैसा ट्रीट किया जा सके और सभी देशों को एक समान इज्जत दी जा सके। इसके लिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को चाइना ने लॉन्च किया। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया में गवर्नेंस को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। एससीओ समिट की बात करें, इस साल ये चाइना के तेंजिन शहर में आयोजित की गई। इस बार 25वां एडिशन था एससीओ मीटिंग का। इसके अलावा अगर हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करते हैं, एससीओ की बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 10 मेंबर कंट्री है चाइना इंडिया के साथ, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इसके सेक्रेटरी जनरल नुरलान कजाकिस्तान से ही आते हैं वर्तमान। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह तब शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आगे और देश एड ऑन होते गए और फाइनली इंडिया भी इसका सदस्य बना 2017 में। तो अभी ये 10 मेंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ की पहली समिट जो अगर हम देखते हैं तो ये 2001 में चीन के शंघाई में आयोजित की गई थी। 24वीं समिट लास्ट ईयर कजाकिस्तान के अस्ताना में, और अब 25वीं एससीओ समिट 2025 में चाइना के तेंजिन शहर में आयोजित की। 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 20वें ग्लोबल सस्टेनेबल समिट का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सस्टेनेबल समिट है 20th ग्लोबल सस्टेनेबल समिट। 2 से लेकर 3 सितंबर तक 2 दिवसीय समिट है, जिसका आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। और यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज हम अपनी जो हमारी मांग है, जो हमारी बोल सकते हैं कि जो भी हम विकास करना चाहते हैं वो हम आज करें, लेकिन भविष्य को ध्यान में रख के करें कि आने वाली पीढ़ी को आज के विकास का नुकसान न झेलना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि आज विकास करने के चक्कर में हमने इन्वायरमेंट को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और आने वाली पीढ़ी को फिर लॉस हो रहा है। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सभी परिस्थितियों को अनुकूल रख के विकास करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करने के लिए 10 देशों के लीडर्स और डेलीगेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट आयोजित की गई कहां पर? तो यह आयोजित की गई नई दिल्ली में।
अगर हम भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो एक नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है। देश के जो उद्योग और इंडस्ट्री है ना, उनका एक संघ है। 1895 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और राजीव मेमानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर हैं। भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किए गए हैं टीसीए कल्याणी। कौन अपॉइंट की गई? टीसीए कल्याणी। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में काम क्या होता है। अगर हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका हेड होता है कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इंडियन गवर्नमेंट की अकाउंटिंग की देखरेख करना, अकाउंटिंग की देखरेख करना और अकाउंटिंग एडवाइजर के रूप में काम करना इंडियन गवर्नमेंट के, ये काम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। तो टीसीए कल्याणी को भारत के 29वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया। इस पद की शुरुआत की गई थी 1975 में, सबसे पहली बार। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? रिसेंटली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में फ्रांस में आयोजित की गई थी, और उसके खत्म होने के बाद घोषणा की गई कि अगली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी इंडिया के द्वारा की जाने वाली, मतलब इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 आयोजित की जाएगी। ये इस चैंपियनशिप का 30वां एडिशन होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा। इसके पहले भी हमने 2009 में मेजबानी की है इस चैंपियनशिप की। 2009 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आखिरी बार इंडिया में हैदराबाद में आयोजित की गई थी, जो कि उस वक्त आंध्र प्रदेश का पार्ट था। अब वो तेलंगाना में आता। तो उस वक्त इंडिया में आयोजित हो चुकी है। अब 2026 में फिर से 30वां एडिशन इसका आयोजित किया जाएगा। 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 से लेकर 31 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई। 29वां एडिशन 53 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसका आयोजन करवाया, जिसमें चाइना मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा, मलेशिया दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान। इंडिया ने केवल एक मेडल जीता था, और हम मेडल टेली में 7वें स्थान पर रहे थे, संयुक्त रूप से कनाडा, फ्रांस और इंडोनेशिया के साथ में। केवल एक ब्रॉन्ज मेडल हमारी बैडमिंटन जोड़ी लेकर आई थी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। ठीक है, मेंस डबल कैटेगरी। हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने जेंडर इक्विलिटी के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया में अपना ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है फिल्म अभिनेत्री कृति सैनन को। कौन बनी? कृति सैनन। ठीक है, ये है, आप सेंटर में देख सकते हैं, कृति सैनन। तो अब इंडिया में जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी इनिशिएटिव होंगे, उनमें कृति सेनन हमको दिखाई देगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इन्हें अपना ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में नियुक्त किया। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला वल्चर पोर्टल लॉन्च किया गया असम राज्य में। कहां पर? असम में। ठीक है, पहला वल्चर पोर्टल। देखिए, गिद्ध जो है ना, वो हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पीशीज है, तो इनको संरक्षित किया जाना जरूरी है। इसीलिए असम ने इंडिया का पहला वल्चर पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल को नाम दिया है द वल्चर network.org, है ना। इसमें किया क्या जाएगा? पोर्टल में वल्चर के बारे में जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सब इस पोर्टल पर मिल जाएगी, ताकि कोई भी रिसर्चर, कोई भी साइंटिस्ट अगर रिसर्च करना चाहता है इंडियन वल्चर पर, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहता है, तो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें वल्चर पोर्टल पर मिल जाए। तो इस तरीके का पहला वल्चर पोर्टल लॉन्च किया है पहली बार किसी राज्य सरकार ने, और यह राज्य है असम। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बने संजय सिंघाल। सशस्त्र सीमा बल, जो कि भारत में एक
फोर्स है, ये नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मिनिस्ट्री ऑफ जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, गृह मंत्रालय, उसके अंतर्गत कार्य करता है। एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, एसएसबी। इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल संजय सिंघाल नियुक्त किए गए। इनके पहले एएम प्रसाद इस पद पर कार्यरत थे, इनको रिप्लेस किया है संजय सिंघाल ने। एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल और भूटान के साथ जो इंडिया की बाउंड्री लगती है उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी एसएसबी की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईयर पूछा जाता है स्थापना का 1963। नारियल किसानों के लिए फाइनेंशियल हेल्प बढ़ाने वाला नारियल विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? रिसेंटली जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने क्या किया है कि नारियल के जो फार्मर्स है, कोकोनट फार्मर्स, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प जो पहले दी जाती थी उसको बढ़ा दिया। नारियल विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर हमें केरल के कोच्चि में देखने को मिलता है। केरल के कोच्चि में नारियल विकास बोर्ड या कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नारियल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी ये संस्था काम करती है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था, ठीक है। और इसी दिन जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है उसने घोषणा की कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो कि नारियल किसानों को पहले दी जाती थी, अब हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम क्या है 2 सितंबर को। तो अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, ये वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल हेल्प कितनी बढ़ाई गई है। तो ये डिसाइड किया गया है कि इस साल 2.5 लाख कोकोनट के पौधे लगाए जाएंगे दक्षिण भारत में। पहले एक पौधे लगाने के लिए किसान को, कोकोनट फार्मर को 4 रुपए की मदद दी जाती थी, इसे बढ़ाकर 45 रुपए प्रति ट्री या पौधा किया गया। पुराने और कम प्रोडक्शन वाले पेड़ों को काटकर जो नए पौधे लगाए जाएंगे उसके लिए 40 रुपए पर पेड़ पहले मिलता था, अब यह बढ़ाकर 350 रुपए पर ट्री कर दिया गया। तो इस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प बढ़ाई है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये कार्य करती है। कोकोनट सेक्टर को बढ़ावा देना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है, संस्था की काम है। 1981 में स्थापना और केरल के कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे आइए, प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंटरनेशनल प्राइज है, प्रतिष्ठित आगा खां अवार्ड। यह दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। वर्ल्ड में जो अच्छे आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनको 3 साल में एक बार दिया जाता है आगा खां अवार्ड। अभी 2025 में यह अवार्ड अनाउंस किया गया। यह अवार्ड 6 देशों में फैले हुए 7 आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को इस बार दिया गया। देखिए, एक एक प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमको केवल यह याद रखना पड़ेगा कि 7 आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को 2025 में दिया गया। 3 साल में एक बार दिया जाता है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान के 2 आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को दिया गया। इसके अलावा बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान और फिलिस्तीन में एक एक प्रोजेक्ट चल रहे, 7 प्रोजेक्ट को दिया गया। इसकी अवार्ड की जो राशि है ना वो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इंडिया में यह अवार्ड 6 बार अलग अलग आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जीत चुके। देता कौन है? तो ये देता है आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क। 1977 से ये इस अवार्ड को दे रहा है। आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क की बात करें तो दुनिया में गरीबी को खत्म करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को इनहेंस करने के लिए यह संस्था काम करती है। 1967 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रैंकिंग में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी किया। 2025 का फ्रेमवर्क है। इसमें भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया आईआईटी मद्रास को। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ये जो इंडेक्स जारी करती है, समझना इसको, ये जो फ्रेमवर्क जारी करती है, रैंकिंग जारी करती है, इसमें
अलग अलग कैटेगरीज भी होती है और एक ऑल ओवर कैटेगरी होती है। अलग अलग कैटेगरी में इंजीनियरिंग कैटेगरी है ना, साइंस कैटेगरी, और एक सबको मिलाकर ऑल ओवर कैटेगरी। तो हम ऑल ओवर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। हालांकि इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास को ही टॉप पर रखा गया, लेकिन हमसे तो ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाएगी तो ये आईआईटी मद्रास घोषित की गई। सेकेंड नंबर पर आईआईटी मद्रास चेन्नई में है, सेकेंड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, और तीसरे पर आईआईटी बॉम्बे जो कि मुंबई में स्थित है। ओवरऑल रैंकिंग के अलावा 17 अदर कैटेगरीज भी है, लेकिन हमने इनकी बात नहीं की, हमने ओवरऑल कैटेगरी की बात की। जमैका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जमैका एक कैरेबियन कंट्री है, इसके नए पीएम अपॉइंट किए गए एंड्रयू होलनेस। एंड्रयू होलनेस जमैका के नए पीएम प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि जमैका लेबर पार्टी के मेंबर हैं। 2016 में, वैसे ये तीसरी बार लगातार जमैका के पीएम बने। 2016 में पहली बार बने थे, उसके बाद से ये अब 2025 में लगातार तीसरी बार जमैका के पीएम बने हैं। कौन? एंड्रयू होलनेस। जमैका एक कैरिबियन कंट्री है, किंगस्टन इसकी कैपिटल है। आप यहाँ पर मैप पर देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उधर आपको उत्तर अमेरिका दिखेगा, और दोनों के बीच में एक कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, और इसी में आपको एक देश देखने को मिलेगा जमैका, जिसकी कैपिटल है किंगस्टन। बथुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल 2 राज्यों में मनाया जाता है, एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से वहां के अलग अलग रीजन में बनाया जाता है बथुकम्मा त्योहार। अभी ये सुर्खियों में इसलिए ये शुरू होगा 21 से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 9 दिन का त्योहार है, और जो गरबे वाली नवरात्रि होती ना, उसमें मनाया जाता है। नवरात्रि के एक दिन पहले शुरू हो जाता है और ये अष्टमी तिथि तक खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से 9 दिन तक चलता है। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि बथुकम्मा फेस्टिवल को हम रियो डी जेनेरियो के जो रियो कार्निवल फेस्टिवल है उसके तर्ज पर मनाएंगे, उसके जैसा मनाएंगे। उसमें क्या होता है, रैली भी निकाली जाती है, तो अब हम बथुकम्मा त्योहार में रैली भी निकालेंगे। तो देवी महागौरी, जो देवी पार्वती है, उनके सम्मान में, उनके लिए मनाया जाने वाला फेस्टिवल है बथुकम्मा फेस्टिवल। नवरात्रि में मनाया जाता है, तो obvious सी बात है माता जी के सम्मान में मनाया जाता होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे मनाया जाता है, और 9 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक नई पुस्तक का विमोचन चेन्नई में हुआ। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इस बुक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। एक बहुत ही फेमस, अमीश त्रिपाठी की बात करें, बहुत ही फेमस ऑथर है, माइथोलॉजिकल ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी। इन्होंने द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ लिखी है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। इस बुक में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी का जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में, और उसके बाद जो चोला एम्पायर के दक्षिण भारत में राजेंद्र चोल नाम के जो शासक थे, उन्होंने महमूद गजनबी के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था, क्योंकि महमूद गजनबी ने मंदिर को लूटा था, तो इन्हीं सभी सिनेरियो पे इस बुक को लिखा गया है, द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ठीक है, अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, महाराष्ट्र के मुंबई से आते हैं, बहुत ही फेमस ऑथर और एक पूर्व डिप्लोमेट है। इन्होंने पहले शिव ट्रिलॉजी लिखी है, 3 किताबें हैं भगवान शिव पर। रामचंद्र सीरीज लिखी है, भगवान राम पर 4 किताबें हैं। इनको कलिंगा इंटरनेशनल साहित्यिक अवार्ड दिया जा चुका है 2018 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिया जा चुका है 2018 में। तो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। और अरुंधति रॉय की मदर मेरी कम्स टू मी, मैंने आपको अभी बताया। लास्ट क्वेश्चन, बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर अपॉइंट किए गए हैं। वैसे श्री चंद्रशेखर अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। अब इनको परमानेंट नियुक्ति दे दी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, रेगुलर नियुक्ति दे दी गई है।
आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का प्रावधान करता है। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट में जजेस और जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करते हैं। उसी के तहत जो मुंबई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, मुंबई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए? श्री चंद्रशेखर। ओके, तो यहां पर हमने 1 से लेकर 7 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर, टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरे सेशन को, सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि 1000 करंट अफेयर जो कि आपके जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के हैं। आपको ये एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, बाइलिंगुअल। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।